कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त ना। चलिए आज हम लोग करेंगे फिजिक्स क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, यानी कि चैप्टर नंबर 2 है काइनेमेटिक्स। ठीक है, यानी कि गतिकी। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं गतिकी। ठीक है, तो सबसे पहले गतिकी क्या होता है, यानी गतिकी कहाँ से आया है, ये सब चीज़ का बात हम लोग करेंगे। देखिए गतिकी क्या है कि मैकेनिक्स है, यानी कि यांत्रिकी का एक ब्रांच है। मतलब यांत्रिकी का ही एक पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं गतिकी। ठीक है, अब यांत्रिकी क्या होता है उसके बाद मतलब उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो हेडिंग लगाते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी, इसको हिंदी में बोले तो यांत्रिकी। देखिए मैकेनिक्स क्या है ना कि मैकेनिक्स फिजिक्स का ही एक ब्रांच है। ठीक है, फिजिक्स का ही एक क्या है, ब्रांच है। इसमें वस्तु की गति के बारे में पढ़ा जाता है। दुनिया में आप बहुत सारे चीज़ को गति में देखते हैं, तो इसमें जो है ना वस्तु की गति के बारे में ही पढ़ा जाता है। इसी का नाम है मैकेनिक्स। यानी कि मैकेनिक्स भौतिकी की वह शाखा है जिसमें वस्तु की गति के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन which deals with the motion of any object। ठीक है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की गति के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, वही यांत्रिकी कहलाता है। यांत्रिकी क्या है ना कि वस्तु की गति का ही अध्ययन है। ठीक है, यानी यांत्रिकी जो है ना भौतिकी के एक ऐसा शाखा है जिसमें किसी भी वस्तु की गति के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, यानी कि वस्तु में गति कैसे हुआ। ठीक है, वस्तु गति में है, गति में रख कर इसी ये सजनी की वस्तु को गति में रख कर भी पढ़ना है। वस्तु अगर रुका हुआ है तब भी उसको पढ़ना है। और वस्तु चला क्यों, वस्तु में गति क्यों उत्पन्न हुआ, किन कारण से गति हुआ है, उसके बारे में भी पढ़ना है। यानी ऑल ओवर बात यही हो गया कि मैकेनिक्स फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें वस्तु की गति के बारे में ही पढ़ा जाता है। ठीक है, तो हम लिखे हैं कि मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डील्स विद द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में पढ़ा जाता है। अब मैकेनिक्स के 3 ब्रांच हैं। ठीक है, मैकेनिक्स को 3 पार्ट में बांटा है। ठीक है, मैकेनिक्स के 3 ब्रांच है। मैकेनिक्स के कितने? ठीक है, तो मैकेनिक्स के 3 ब्रांच है, यानी कि मैकेनिक्स को स्टडी करने के लिए, मैकेनिक्स बहुत बड़ा यूनिट है फिजिक्स का, इसका स्टडी करने के लिए इसको 3 भाग में बांटा है। तो जिसमें से कि पहला का नाम है स्टैटिक्स, दूसरा में आ जाएगा काइनेमेटिक्स। ठीक है, दूसरा में आ जाएगा काइनेमेटिक्स और तीसरा में आ जाएगा डायनेमिक्स। ठीक है, ये 3 ब्रांच है। एस्थेटिक्स का मतलब होता है एस्थेटिकी। ठीक है, एस्थेटिकी। ये हो गया आपको गतिकी, और ये हो गया आपको, इसको डायनेमिक्स का हिंदी नहीं होता, डायनेमिक्स को डायनेमिक्स ही बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि मैकेनिक्स को 3 पार्ट में बांटे हैं। एक है एस्थेटिकी, एक है गतिकी, दूसरा है डायनेमिक्स। अब ये तीनों में क्या क्या पढ़ना है देखिए। एस्थेटिक्स में जो है ना, एस्थेटिकी में जो है ना वस्तु को विराम में रख कर उसका स्टडी किया जाएगा। यानी कि एस्थेटिकी में जो है ना वस्तु को रोक के रखा जाएगा तब उसका स्टडी किया जाएगा। ठीक है, और गतिकी में वस्तु को गति में रख कर तब उसका स्टडी करेंगे। और डायनेमिक्स में वस्तु में गति किन कारण से हुआ है उसी कारण का स्टडी करेंगे। क्लियर है? मैकेनिक्स का जो 3 ब्रांच है, 3 पार्ट है, जिसमें कि पहला पार्ट है स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे क्या
कि वस्तु जब रेस्ट में रहेगा यानी कि जब वस्तु रुका हुआ रहेगा तब उसका स्टडी करेंगे, और गतिकी में वस्तु को गति में रखकर उसका स्टडी करेंगे, और डायनेमिक्स में वस्तु में गति किन कारण से हुआ है उसका स्टडी करेंगे। ठीक है, यानी कि ये स्टैटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ अ बॉडी, यानी ऐसे भी बोल सकते हैं स्टडी ऑफ रेस्ट बॉडी, स्टडी ऑफ रेस्ट बॉडी, यानी एक ऐसा बॉडी का स्टडी है जो कि रेस्ट में है। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं स्टडी ऑफ रेस्ट बॉडी आर नोन एज स्टैटिक्स, मतलब स्टैटिक्स में रेस्ट बॉडी का स्टडी किया जाता है। दूसरा में गतिकी में जो है स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, यानी इसमें जो है ना बॉडी के मोशन का स्टडी किया जाएगा। ठीक है, यानी कि ऐसे समझिए कि बॉडी को मोशन में रख करके तब उसका स्टडी करेंगे, तब उससे जो भी एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी होगा, स्पीड होगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, टीसी, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डायनेमिक्स में जो है, डायनेमिक्स में स्टडी करना है कि वस्तु गति में किन कारण से आया है, यानी कि हम लोग मोशन का रीजन पढ़ेंगे, यानी कि स्टडी ऑफ रीजन ऑफ मोशन, ठीक है, यानी कि स्टडी ऑफ रीजन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, यानी इसमें किसी बॉडी में अगर मोशन आ जाता है, गति में अगर आ जाता है ना कोई ऑब्जेक्ट, तो किन कारण से गति में आया है उसी का स्टडी करेंगे इसमें। लेकिन देखिए ये सब चीज़ जान लेने के बाद, ये सब सिर्फ नॉलेज के लिए था, हम लोगों को सिर्फ किनेमेटिक्स पढ़ना है, यानी कि गतिकी पढ़ना है, यानी कि फिजिक्स क्लास 11th में जो दिया गया है आपको वो सिर्फ ये है, यानी हम लोगों को सिर्फ पढ़ना क्या है, गतिकी। गतिकी यानी कि वस्तु को क्या करना है, मोशन में रख करके तब उसका स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ था सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन की, यांत्रिकी क्या होता है, यांत्रिकी को कितने भागों में बांटा है, स्टैटिक्स किसे कहते हैं, किनेमेटिक्स किसे कहते हैं, डायनेमिक्स किसे कहते हैं, इसमें क्या पढ़ा जाएगा, किनेमेटिक्स में क्या पढ़ा जाएगा और स्टैटिक्स में क्या पढ़ा जाएगा, ये सब कुछ खत्म। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर जो कि इंटर में 11th क्लास में दिया गया है, वो है गतिकी। तो हम लोग अब हेडिंग लगाते हैं गतिकी, इसको नोट कीजिए, इसको डिलीट करना है। ठीक है, तो हम लोगों को किनेमेटिक्स पढ़ना, यानी फिजिक्स क्लास 11 का दूसरा चैप्टर है जो कि है किनेमेटिक्स, यानी कि गतिकी। और गतिकी में सबसे पहला टॉपिक आता है कि रेस्ट और मोशन क्या होता है, मतलब विराम और गति किसे कहते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है इसमें रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट का मतलब होता है विराम और मोशन का मतलब होता है गति, तो विराम और गति। ठीक है, तो रेस्ट क्या होता है, इसे देखिए, रेस्ट और मोशन का डिफिनीशन ऐसे नहीं होता है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में या विराम में सिर्फ समझ सकते हैं या दूसरों को समझा सकते हैं, इसका फाइनली परिभाषा नहीं होता है कि फलना को रेस्ट कहते हैं, चिलना को गति कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें आप सिर्फ ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलता है तो हम उसको विराम में समझते हैं, यानी कि रेस्ट में समझते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं रेस्ट के लिए, when any object does not change its position, does not change on position with respect to time are known as in rest।
यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ अपना पोजीशन नहीं बदलता है, अपना स्थान नहीं बदलता है, तब हम उसे रेस्ट में समझ सकते हैं। रेस्ट किसे कहते हैं ये परिभाषा नहीं होता, परिभाषा ये होता है कि रेस्ट में होता क्या है। यानी कि रेस्ट में जो है ना, कोई ऑब्जेक्ट अगर रुका है तो रुका रहेगा, बस रुका रहेगा, वही हुआ रेस्ट। अरे रेस्ट मतलब क्या हुआ ना कि समय चल रहा है, आप पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, बस वही हो गया रेस्ट। तो वही लिखे हैं कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज ऑन पोजीशन, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है, किसके सापेक्ष, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के सापेक्ष, तब उसको रेस्ट में समझा जाता है। और मोशन में क्या होगा, तो मोशन में बस इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। मोशन में हो जाएगा व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंजेज ऑन पोजीशन विथ टाइम आर नोन एज इन मोशन। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के साथ अपना पोजीशन को बदल देता है, तब उसको हम लोग गति में समझेंगे। ठीक है, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान को बदलता है तब उसको गति में समझेंगे, और अगर समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलता है तब हम उसको विराम में समझेंगे। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे देखिए रेफरेंस पॉइंट आप कुछ भी ले सकते हैं, रेफरेंस कुछ भी ले सकते हैं। फिलहाल अभी रेफरेंस पॉइंट हम टाइम लिए हैं। जैसे कि रेफरेंस पॉइंट का मतलब हो गया, अगर हम आपसे पूछे बताइए ये जो हम लाइन बनाए हैं बोर्ड पे, ये बड़ा है कि छोटा है, तो आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि ये लाइन बड़ा है कि छोटा है। लेकिन जब इसके बगल में एक छोटा लाइन ड्रॉ करेंगे तब आप बोलिएगा कि ये लाइन का नाम रख लीजिए, मान लीजिए L1, ये लाइन हुआ L1, ये लाइन हुआ L2। तब आप बोल दीजिएगा कि L1 जो है ना L2 से बड़ा है। क्या बोल दीजिएगा कि L1 बड़ा है L2 से, यानी L2 क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। यानी कि आप बिना रेफरेंस लिए कुछ डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो L2 छोटा है, L1 बड़ा है। अगर हम एक और लाइन खींच दें, इसका नाम रख दें L3, अब बताइए तो अब क्या होगा, तो अब हो जाएगा L1 जो है ना छोटा हो गया किससे, L3 से। देखिए L1 जो है ना L2 से बड़ा है और फिर L3 से छोटा है, यानी एक ही चीज़ किसी से बड़ा है किसी से छोटा है। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप रेफरेंस मान किसको रहे हैं। अगर देखिए, अगर इन दोनों लाइन का बात करते हैं तो L3 जो है ना L1 से बड़ा है, और अगर इन दोनों का बात करते हैं तो L1 L2 से बड़ा है, तो यहाँ पे रेफरेंस हुआ L2। तो आपको कुछ रेफरेंस लेना होगा। जैसे मान लीजिए हम बात करें, ये मान लीजिए ढक्कन है, ये मार्कर का कैप है, ये कैप बड़ा है कि छोटा है, तो आप ऐसे नहीं बता सकते कि ये बड़ा है कि छोटा। लेकिन इसके सामने में अगर मार्कर रख दें तो आप बता दीजिएगा कि ये छोटा है इसके सापेक्ष, यानी ये रेफरेंस पॉइंट लीजिएगा ना, तब ये छोटा या बड़ा हो सकता है। फिलहाल अभी इसके सापेक्ष ये छोटा है और इसके सापेक्ष ये बड़ा है, तो एक आपको रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको, वीडियो को पुश करके नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकल्स का। ठीक है, हेडिंग लगाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकल। कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकल यानी हिंदी हो गया कण की अवधारणा, कण की अवधारणा। यानी कि कण का क्या कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग बोलते हैं पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पार्टिकल। ठीक है, यानी इसका कहने का, मेरा कहने का ये मतलब है कि दुनिया का कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो पॉइंट के लाइक हो, मतलब बिंदु के समान हो, बिंदु के समान दिखने वाला ऑब्जेक्ट ही क्या कहलाता है, कण कहलाता है। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि बिंदु के समान दिखने वाला ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, कण कहलाता है। वही लिखे हैं, पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पार्टिकल। यानी कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कैसा हो, पॉइंट के तरह हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कण बोलते हैं। और कण का जो साइज होता है ना, वो नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, यानी कि साइज ऑफ
पार्टिकल्स आर नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब हो जाता है नगण्य, नेग्लिजिबल मतलब नगण्य। ठीक है, यानी कि देखिए जो चीज बिंदुवत दिखता है, बिंदु के समान दिखता है, उसको हम लोग कण बोलते हैं। और कण का जो आकार होता है ना, वो हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। यानी कि कण का आकार जो है ना, आकार शेप, वो क्या है ना, साइज, वो निग्लेजिबल होता है, मतलब नगण्य होता है, न के बराबर होता है। जैसे दुनिया में हम क्या बोले कि पॉइंट की तरह दिखने वाला चीज क्या है, कण है। मान लीजिए एक चींटी का बात करते हैं हम, मान लीजिए एंट लिए। अब एंट जो है ना, एलिफेंट के सामने में, ठीक है, एंट एलिफेंट के सामने में, यानी हाथी के सामने में जो चींटी होगा वो एक पॉइंट की तरह हो गया। तो हाथी, ये जो एंट है, एंट हो गया एलिफेंट के रिस्पेक्ट में एक पार्टिकल। अरे ये चींटी कितना छोटा होगा, हाथी कितना मोटा होगा, तो चींटी क्या है, पॉइंट के समान है, तो चींटी क्या हो गया, एक कण हो गया। ठीक है, यानी यहाँ पे चींटी क्या है, हाथी से बहुत छोटा है, हम समझिए पॉइंट के समान है, तो चींटी हो गया क्या कि एक पार्टिकल। अब बात करते हैं ये जो एलिफेंट है, एलिफेंट अगर माउंटेन के रिस्पेक्ट में देखा जाए, यानी अगर हम माउंटेन का बात करें और एलिफेंट का बात करें, माउंटेन यानी कि पर्वत, पर्वत के सामने में हाथी छोटा है। अरे पर्वत के सामने में हाथी क्या है, एक पॉइंट के समान है, तो पर्वत के रिस्पेक्ट में, यानी कि माउंटेन के रिस्पेक्ट में एलिफेंट क्या है, एक पार्टिकल है, एक कण है। क्योंकि पहाड़ कितना बड़ा होगा, हाथी कितना छोटा होगा, तो हाथी एक पॉइंट के समान होगा पहाड़ के नज़दीक। तो यहाँ पे एलिफेंट क्या बन गया, एक पार्टिकल बन गया। ठीक है, अच्छा अब माउंटेन के सामने में हम मान लो अर्थ का बात करते हैं, अर्थ के रिस्पेक्ट में देखते हैं। अब पृथ्वी के सामने में पहाड़ कितना छोटा होगा, नहीं होगा, पृथ्वी कितना बड़ा है, अब पहाड़ उसके सामने में एक पॉइंट के समान है। तो पहाड़ जो है पृथ्वी के सामने में एकदम बिंदु की तरह है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पहाड़ क्या है, माउंटेन क्या है, माउंटेन हो गया आपको पार्टिकल। ठीक है, अब अर्थ के सामने में मान लिया अगर सूर्य का बात करें, तो सूर्य के सामने में पृथ्वी बिंदु के समान है, छोटा है। तो यहाँ पे पृथ्वी क्या हो गया, सन से छोटा हो गया, तो पृथ्वी बन गया पार्टिकल। अब यहाँ पे आप देखिए, चींटी हाथी से छोटा है, हाथी पहाड़ से छोटा है, पहाड़ पृथ्वी से छोटा है, पृथ्वी सूर्य से छोटा है ना। हाथी जो है चींटी से बड़ा, हाथी जो है चींटी से बड़ा और पहाड़ से छोटा है। अब एक चीज किसी से बड़ा है, किसी से छोटा है। फिर आप पहाड़ का बात कीजिए, पहाड़ जो है हाथी से बड़ा और पृथ्वी से छोटा है, एक एक चीज बड़ा भी है और छोटा भी है। फिर पृथ्वी पहाड़ से बड़ा और सूर्य से छोटा है, पृथ्वी जो है पहाड़ से बड़ा और सूर्य से छोटा है। तो यानी कि पृथ्वी भी दो गो चीज हो गया ना, बड़ा भी हो गया और छोटा भी हो गया। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक चीज के रिस्पेक्ट में अगर कुछ देखेंगे तब तो उसका आप साइज बता दीजिएगा, लेकिन अगर दुनिया में अगर बिखरा हुआ पार्टिकल्स अगर है तब आप उसका साइज को नहीं बता सकते हैं। जैसे अगर हम बोलते पहाड़ बहुत बड़ा होता है, तो किसके रिस्पेक्ट में, हाथी से बड़ा होता है, पृथ्वी के रिस्पेक्ट में तो छोटे है, नहीं हुआ। तो आप किसके रिस्पेक्ट में उसको देख रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। इसीलिए फिजिक्स कहता है कि पार्टिकल्स का जो साइज होता है ना, पार्टिकल का जो साइज है वो निग्लिजिबल है, मतलब नगण्य है। हम साइज के बारे में कुछ भी अपने मन से नहीं कह सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर रेफरेंस पॉइंट लेके बोलिएगा तब आप साइज के बारे में बड़ा या छोटा बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आज इतना ही, और फिर लेकर के आएंगे इसी चैप्टर का अगला लेक्चर। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे, आज तो कण का अवधारणा हुआ। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल पे फिजिक्स टैग पॉइंट अमित सर बिहारीगंज। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाल बटन को दबा के बेल आइकन को मतलब ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि
हमारा जो इन वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे, ठीक है। और लाइक भी कर दीजिए अगर अच्छा लगे वीडियो देखने में, और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, लाइक कर दीजिए, थोड़ा कमेंट सब भी किया कीजिए कि हाँ ये वीडियो कैसा लगा नहीं लगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे फिर अगले लेक्चर में। थैंक यू।